हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ऑल इंडिया कोटा थर्ड राउंड का रिजल्ट आ चुका है, इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या क्या मैं इसमें बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हाईली इम्पोर्टेंट है जिनको अभी ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में कोई न कोई सीट मिला है। उनको तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। दूसरा उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्ट्रीम में, चाहे बिहार के स्ट्री हो चाहे ऑल इंडिया कोटा के स्ट्री हो, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैं स्ट्री राउंड की एलिजिबिलिटी के ऊपर में बात करने वाला हूँ, क्या क्या स्ट्री राउंड का एलिजिबिलिटी रहेगा। फिर जिनको अभी ऑल इंडिया कोटा में सीट मिला है वो बिहार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो जो भी 5-7 मिनट का होने वाला है, आप इस वीडियो को स्किप मत करना। अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट गलती कर चुके हैं और गलती कहाँ कर चुके हैं वो बताने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये देख लो, ये बिहार का स्ट्री राउंड का एलिजिबिलिटी है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद मैं बताऊँगा कि थर्ड राउंड में जो आपको अलॉट हुआ है वो इससे कैसे रिलेटेड है। आप देखोगे तो यहाँ पे पहला लाइन लिखा हुआ है एडमिटेड, कौन, देखिए 3 नंबर पॉइंट पर यह लिखा हुआ, द कैंडिडेट हु फॉल अंडर बिलो मेंशन्ड कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्ट्री राउंड काउंसलिंग। और यहाँ पे ई नंबर पॉइंट पर ये अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2023 एंड स्ट्री वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। यानी कि अगर आपको नीट यूजी 2023 के राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है या फिर स्ट्री वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, तो आप बिहार के स्ट्री राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। और चूंकि आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड में कॉलेज अलॉट हो गया है, तो आप ऑल इंडिया कोटा के भी स्ट्रीम में एलिजिबल नहीं हो। मतलब कुल मिला के अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में सीट मिल गया है, तो आप चाहे बिहार का स्ट्री हो, ऑल इंडिया कोटा का स्ट्री हो, आप उससे बाहर हो जाओगे और हो चुके हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के लिए आती है जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सेकेंड राउंड तक बिहार में कोई कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। उनको ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रीम मिल चुका है, उनका 2-3 रैंक से या 5-10 रैंक से बिहार में कॉलेज छूटा है और उनको ऑल इंडिया कोटा में अलॉट हो गया है। अब वो उनको रियल प्रॉब्लम होगी उनको डिसीजन मेकिंग में। और यहाँ पे ब्लंडर ये भी हुआ है कि कुछ कैटेगरी में तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे बिहार में सारे कैटेगरी में गर्ल्स का कटअप काफ़ी कम गया है और उनको यहाँ से अच्छा खासा कॉलेज मिल सकता था किसी भी कैटेगरी में, और वो बिहार का थर्ड राउंड का वेट करके ना करके उन्होंने AIQ में सारे कॉलेज भर दिए और उनको वहाँ से कॉलेज मिल गया बेकार सा कॉलेज, और बिहार का अच्छा कॉलेज उनका छूट जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि एक काउंसलर की गाइडेंस में होना बहुत ज़रूरी है, और काउंसलर में के गाइडेंस में होने के साथ साथ आपको काउंसलर से थोड़ा कम्युनिकेशन भी बना कर रखना पड़ता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेना पड़ता है। अदरवाइज अच्छे रैंक पे भी ख़राब कॉलेज लेके बैठ जाओगे। तो अभी मेजर स्टूडेंट ने गलती क्या किया है, जैसे मान लीजिए बिहार के जनरल कैटेगरी गर्ल्स का मान लीजिए UR में अच्छा खासा कटअप 17,000 के अराउंड बिहार में गया है, और 19-20 हज़ार रैंक पे उनको आराम से पावापुरी या फिर गया जैसा कॉलेज, क्योंकि आपको पता है बिहार में क्या होता है कि बिहार में जनरल कैटेगरी में नीचे का 3 कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो बच्चों को डायरेक्ट कॉलेज मिलता है गया, बिहटा, पावापुरी। तो लगभग 18-19 हज़ार के रेंज में उनको पावापुरी, गया, बिहटा ये सब मिल सकता था। लेकिन जिनको सेकेंड राउंड तक नहीं मिला वो डायरेक्ट ऑल इंडिया कोटा के कई बच्चों ने थर्ड राउंड में सारे कॉलेज फिल कर दिए उन्हें, और उन्हें ऑल इंडिया कोटा से मिला है पूर्णिया, मधेपुरा, इस टाइप का कॉलेज मिला है। तो ये गलती हुआ है। अगर वो इस जगह पे थर्ड राउंड में सारे कॉलेज ना डाल के कुछ कॉलेज सेलेक्टेड कॉलेज डालते और फिर बिहार के थर्ड राउंड में उन्हें अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता, तो वो क्या करते कि ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे और बिहार के स्ट्रे दोनों के लिए एलिजिबल होते। लेकिन चूंकि अब उन्हें ऑल इंडिया कोटा से पूर्णिया मिल गया है, ऑल इंडिया कोटा से मधेपुरा मिल गया है, अब उन्हें बिहार के थर्ड राउंड से पावापुरी या फिर गया या फिर ऐसा बीटा मिलने की चांस भी है। फिर भी रिस्क है कि अगर उन्हें यहाँ से 2-3 रैंक की वजह से भी कॉलेज अगर छूट गया
तो फिर वो इस बार की पूरी काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी में, अदर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जिस कैटेगरी में गर्ल्स का कटअप कम गया है। अगर आपका 2-3 रैंक से बिहार में छूटा है और आपने ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज अलॉट करा लिया है, तो ध्यान रखिए, अगर आप अपने रिस्क पे ही ऑल इंडिया कोटा का सीट छोड़ के बिहार में आना, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड में अलॉट हो गया है तो अपने रिस्क पे ही छोड़ के बिहार में आना, क्योंकि बिहार में अगर गलती से भी आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। कोई गो बैक यहाँ पे नहीं है। हाँ, जो बच्चे ऑलरेडी बिहार के सेकेंड राउंड में कॉलेज लेके अपग्रेड करा दिए हैं, वो अगर ऑल इंडिया कोटा का सीट छोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सीट छोड़ दो, आप बिहार के थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा वो सीट ले लोगे। लेकिन जो बच्चे सेकेंड वाली सीट छोड़ दिए थे तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। जो अपग्रेड किए हैं बिल्कुल सेफ है, आप कोई दिक्कत नहीं, ऑल इंडिया कोटा का सीट छोड़ दो, बिहार के थर्ड राउंड में आप एलिजिबल हो। काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि हम ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में कोई सीट मिल गया कि हम बिहार के लिए एलिजिबल है। जी हाँ, आप एलिजिबल हो, बट ओनली एंड ओनली मॉपअप राउंड, ओनली मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, स्ट्रेट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ये रहा। तो जो भी बच्चों को ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड से कॉलेज मिला है वो अपने रिस्क पे छोड़ के इधर आना। अदरवाइज मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलेज ले लो। कहीं देखो, मान लीजिए आप जो आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिला है उससे बेटर कॉलेज आपको बाद में स्टेट से आपके रैंक वाले बच्चों को मिल जाएगा, आपको रिग्रेट होगा। लेकिन अगर गलती से भी उस रैंक तक कटअप बिहार में नहीं पहुंचा ना, तो 1 मिनट के लिए रिग्रेट तो आप लाइफ भर झेल लोगे, लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो वो रिग्रेट आपको ज़्यादा होगा। तो रिग्रेट करने से बेटर है कॉलेज लेके सेटल हो जाओ। अब मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट को अभी ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में नहीं मिला है, उनको स्टेट राउंड के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से बच्चे स्टेट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि बिहार के स्टेट राउंड ऐसा स्टेट राउंड है जहाँ पे आप जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या बिहार के फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड इन तीनों में कोई कॉलेज नहीं मिला है तो भी आपको स्टेट राउंड में नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। नो फर्क नहीं पड़ता आपने चाहे इससे पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हो नहीं किया हो, अगर आपको स्टेट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा स्टेट राउंड के लिए। ठीक है, और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन बाहर है। आप यही मान लो कि पहला बाहर कौन है, जो एडमिटेड ऑन MBBS BDS सीट थ्रू UG-MEC राउंड 1 एंड राउंड 2 काउंसलिंग। मतलब UG-MEC के राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग में आप एडमिट कर लिए हो, MBBS BDF आप स्टेट से बाहर हो। सेकेंड, एडमिटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ नीट UG राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग। एडमिटेड मतलब कि आपने सीट लेके एडमिशन ले लिया है तो आप एडमिटेड माने जाओगे। तीसरा, एडमिटेड थ्रू नीट UG नीट के ऑल इंडिया कोटा से आपको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 स्टेट राउंड में कोई कॉलेज मिला हो तो आप बाहर हो। और फिर डी, अलॉटेड ऑन MBBS BDS सीट थ्रू UG-MEC राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज UG-MEC के यानी कि बिहार के कोई भी राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज मिलता है, आप स्टेट से बाहर हो। अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ नीट UG 2023 राउंड 3 स्टेट वैकेंसी राउंड, यानी कि आपको ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 से मिला या फिर स्टेट राउंड मिला, ऑल इंडिया कोटा का स्टेट से ही मिलता है तो आप बिहार के स्टेट से बाहर हो जाओगे। तो कुल मिला के वो स्टूडेंट जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है या स्टेट वैकेंसी राउंड तक जिनके पास कोई भी MBBS की सीट नहीं होगी वो ही स्टेट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। समझ गए बात? जिन बच्चों के पास स्टेट राउंड तक कोई कॉलेज नहीं होगा MBBS का वही एलिजिबल है। तो सोच समझ के आप स्टेट राउंड तक वेट करना, क्योंकि आप हो सकता है कि आप एलिजिबल ही ना हो। तो अगर आपको स्टेट राउंड में काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है तो आपको फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है। नया रजिस्ट्रेशन में स्टेप पर रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद फ़ोटो सिग्नेचर के बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, ये डाल के आप फिर ये अपना एप्लीकेशन का प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अमाउंट कितना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 1200 है और 600 है SC ST DQ के लिए है।
उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें 10,000 है, जनरल EWS 5,000 है SC ST OBC के लिए। और उसके बाद लास्ट में आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी डाउनलोड करना पड़ता है। ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो आपको काउंसलिंग में रिक्वायरमेंट होती है। तो काउंसलिंग मतलब आपका अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बाद आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी का हार्ड कॉपी डाउनलोड करके रखना होता है। ये पूरा स्टेप है रजिस्ट्रेशन करने का ST राउंड का। बाकी डॉक्यूमेंट सारा ये सब आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और ये पिछले बार क्या ST राउंड का डेट रहा था आप देख सकते हैं कि पिछले साल क्या डेट रहा था ST राउंड का। लगभग 10 तारीख 10 से 2023 से शुरू हुआ था। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। और इसके बाद अगर आपको ST राउंड काउंसलिंग के लिए कोई हेल्प चाहिए, हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। आप तो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो ST राउंड के लिए, चाहे ऑल इंडिया कोटा का ST हो, बिहार का ST हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आती रहेगी। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक है। अगर आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप डाउट पूछ सकते हो। टाइम मिलने पर मैं इंस्टाग्राम पर ही बच्चों को डाउट सॉल्व कर देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।